बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह पाकिस्तान लाइव के साथ सामिनी मोहतरम, मैं हूं मंजुम सहराई। इंतहाई माजरत, आप यकीनन कुछ दोस्त हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कासिम बिन सज्जाद तंगवानी साहब मुल्तान गए हुए थे बसिलसिला अपने प्रोफेशनल मसरूफियात के सबब। जी बिल्कुल। तो वहीं से ये तशरीफ सीधे हमारे ऑफिस आए हैं और आज अभी हम लाइव हो रहे हैं। कोट सुल्तान सामीन मोहतरम मेरा आबाई शहर है। कोट सुल्तान की गलियाँ, मोहल्ले, मासूम लोग, खूबसूरत लोग, दिल के साफ लोग, ये सब मेरे बड़े प्यारे हैं। मैं इन्हीं गलियों में खेला हूँ, यही मैंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकल जो जद्दोजहद की, उसका आगाज़ भी बिल्कुल कोट सुल्तान से किया। तो जनाब कासिम खान तंगवानी साहब के वालिद मोहतरम जनाब सज्जन खान तंगवानी साहब एक बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत रहे हैं। काफ़ी बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से, लेकिन आजकल पीटीआई में हैं। साबका इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे जी बिल्कुल, और बड़े मार्जिन से मकसद है कि इन्होंने वोट लिए, लेकिन शुमार किस्मत कहा जाता है कि वो इलेक्शन आरओ के इलेक्शन थे, इस वजह से वो तो पूरी दुनिया जानती ये भी मुतासिर हुए। मैं अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अब क्या हाल है इंतहाई? आपने करम फरमाई की कि भले से देर से सही, लेकिन मैं माजरत करता हूँ अपनी प्रोफेशनल मजबूरी की वजह से। फिर रास्ते में थोड़ी सी बारिश हो गई, कुछ गन्नों का प्रॉब्लम, ट्रालियाँ वगैरह थी। जी जी, तो मैं आप दोस्तों से भी माजरत करता हूँ। मैं सोच रहा था सर साहब कि हमारे यहाँ एक रिवाज है जी, खासतौर पर जो इंतहाई सियासी फिगर होते हैं ना, वो अमूमन भूल जाते हैं। लेट से वक्त देकर भूल जाते हैं, नहीं आते। बाद एंड टाइम पे हमें संदेशा आ जाता है, मैसेज आ जाती है, माजरत आ जाती है। सर मैं अभी ये तो कर रहा था कि खान साहब ने कहना है कि यार फलां जगह मसरूफियत हो गई है, तो मैं नहीं मेरे लिए तो बहुत ऑनर थी, क्योंकि मेरा तो ये एक पैशन है कि फेसबुक पर और यूट्यूब पर और अपने ख्यालात का इजहार करता रहूं, अपने दोस्तों को अपना पैगाम पहुंचाता रहूं। तो मेरे लिए एक बायसे फख्र था कि आपने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे बुलाया था। अच्छा, वैसे माशाल्लाह आप तो सोशल मीडिया से पे बड़ा मुतारक हैं। अमूमन मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आप बड़ी जानदार किस्म की गुफ्तगू फरमाते हैं, बड़ा मैसेज देते हैं। तो क्या आपके एम क्या होता है, मकसद क्या होता है, आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं आजकल? क्योंकि दुनिया जी बिल्कुल से आगाज करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आजकल दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और ग्लोबल विलेज के हवाले से आप अपनी कोई बात भी किसी तौर पर भी अगर शेयर करना चाहें तो सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा टूल है। और अगर आप उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो उसका हमें बहुत फायदा होगा। तो मैंने ये सोचा कि अब लाइफ में हम प्रैक्टिकल लाइफ में आ चुके हैं, और पाकिस्तान इज एट द स्टेज दैट व्हेन young lawyers or young people should step forward। और उसके लिए मैंने अपना कदम सबसे पहले ये बढ़ाया कि मेरी जिंदगी में बीइंग सियासतदान, बीइंग एक वकील, और जो मैंने तालीम हासिल की पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, अच्छे इंस्टीट्यूशंस, मेरे वाले साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया। तो मैं जो कुछ हासिल कर सका, मेरा इल्म इतना नहीं है कि मैं किसी को कुछ बता सकूं। माशाल्लाह आपने इल्म किया, मेरा ख्याल है जी अल्लाह का करम है, लेकिन मैं अपने आप को अभी भी तालिब इल्म समझता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल करना कुछ और चीज़ है, शऊर हासिल होना और चीज़ है। तो जो कुछ मैंने अपने शऊर में हासिल किया, और आजकल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल नौजवान, आप फेसबुक पे देखें किसी की पिक लगी हुई है, उसका एक स्टेटस लगा हुआ है कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी ड्रेसिंग कर ली, उसकी एक पिक लगा दी, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन उसके पीछे कोई मैसेज होना चाहिए।
हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत सारा टाइम गुजारते हैं। आप तो मौजूदाती गुफ्तगू फरमाते हैं ना? जी जी, सब्जेक्ट होता है जिस पे सब्जेक्ट होता है जिस पे मुख्तलिफ ये होते हैं कि रूल्स ऑफ सक्सेस, कि आपका आइडियल कौन हो सकता है, आइडियल किस तरह होना चाहिए, और से नो टू नो, कि ना को बिल्कुल ना करो। मोटिवेशन आपकी गुफ्तगू होती है। जी, मेरी कोशिश ये है कि मोटिवेट किया जाए, शायद एक शख्स को भी मैं मोटिवेट अपनी जिंदगी में कर लूं तो ये एक चेन बन जाएगी और फिर बहुत ज्यादा उसका फायदा शायद मेरे लिए भी बेहतर। आपके जो नामजद करदा पीटीआई के सेनेट के चेयरमैन बन गए जी, तो क्या ख्याल है आपको? मुबारकबाद दीजिए। मुबारकबाद पाकिस्तान को दे देनी चाहिए, वो तो इस अवाम को देनी चाहिए, इस अवाम को देनी चाहिए। सुबह पाकिस्तान वाहिद एक पेज है जिस पे हमने लिखा कि सलाम पाकिस्तान, मुबारक पाकिस्तान। हमने कहा कि इसमें बड़ी अहम बात ये है कि बलोचिस्तान में आप ये देख रहे हैं कि रॉ उधर इंडिया की बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जिस वजह से वो चाहते हैं, और उन्होंने काफी अरसे से, जिसमें बुक्की साहब का भी कत्ल इसमें शामिल हुआ और आज तक बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो वो आजादी की तरफ जा रहे थे। और इंडिया में अफगानिस्तान की फौजें और अफगानिस्तान के लोग, हम अलहदगी की बात करेंगे क्या? अलहदगी की बात करें? नहीं, वो आजादी चाहते थे ना, वो कहते हैं आजादी, हमारे लिए वो अलहदगी है। मैं वही कह रहा हूँ कि बलोच अब इस साइड पे जा रहे थे, और सारी एजेंसी। तो अब ये क्योंकि सेनेट एक वफाक की अलामत है, कौमी इदारे में है, तो उसको अगर पहली दफा 70 साल में अगर मौका मिला है तो उनको एक मैसेज गया है कि वो भी हमारे पाकिस्तान के बाशिंदे। प्राइम मिनिस्टर तो बलूचिस्तान के रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे। सेनेट क्योंकि एक अलहदा और कानून साज इदारा है, तो वो एक उसकी इंटेग्रिटी बहुत ज्यादा है, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जो सेनेट का चेयरमैन है उसको बहुत ज्यादा इज्जत। चलिए आप ये सुनाएं, कोट सुल्तान का क्या हाल है? कोट सुल्तान मेरा दिल है, मेरी मोहब्बत है, मेरे घर से आए हैं। मुझे बताएं कि उनकी गलियां, वो मोहल्ले, क्या 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 हाल है, उन लोगों का क्या हाल है? ठीक है, गलियां साफ हैं, मोहल्ले पानी के बगैर हैं। अपनी चीज तो हर अपना वतन हर किसी को बहुत प्यारा लगता है। तो ये गलियां हमने जब से देखी, जब से मैं यहाँ पर रहा और सियासत से आया, तो हमारे हालात बहुत बुरे रखे गए जानबूझकर या इस वजह से। उसमें एक मैं बड़ी बबांगे दोहल और ओपनली कहता हूँ कि वो शायद कसूर हमारा है, वो इस हवाले से कि हम यहाँ के पॉलिटिशियन थे और पिछले 3 इलेक्शन से यहाँ से तो हम जीत जाते थे, और पिछली बेट की यूनियन काउंसिल भी हम जीत जाया करते थे, तो वो वोट हमारे ओपोनेंट्स को ना मिले, जिसकी वजह से आप इसके मसाइल की अगर लिस्ट में बताऊं, या आपको तो खुद उधर के बासी हैं, अब वहां पले बड़े, आपने सब कुछ देखा, किस गली किस मोहल्ले की बात करूं कि वहां कूड़ा करकट नहीं है, वहाँ गंदगी नहीं है, वहाँ का निज़ाम ठीक नहीं है, वहाँ सेवरेज फटी हुई है, वहाँ का गंदगी के हालात हैं, और सेहत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है। क्या हो गया कि वो गलियां जो हैं वो जोड़ क्यों बनी हुई है? जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो अखबारात में पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं बहुत बुरी हालत है। क्या हो गया उसका? उसकी बुरी हालत ये है कि सबसे पहले वो म्यूनिसिपल कमेटी टाउन, अब ये देखें कि जिला लिया में कितने बड़े शहर हैं। जिला लिया में अगर आप आबादी के लिहाज से देखें तो करोड़ से हमारी कोट सुल्तान की आबादी ज्यादा है। अगर आप, वो तहसील है, चले वेल एंड गुड, मुझे करोड़ पर कोई एतराज नहीं है, वो तहसील रहे। फिर चौबारा को तहसील बना दिया गया, वो भी मुझे एतराज नहीं है। लेकिन कोट सुल्तान के, मैं कहता हूं कि एक मोहल्ले के बराबर भी ना चौबारा की आबादी नहीं है। ठीक, इतनी बड़ी आबादी है, उसकी वजह से वही मैं कह रहा हूँ ना, हमारा कसूर है कि हम लोग नहीं बने। और वो सिर्फ देखें, वोट एक अमानत है, चाहे कोई दे चाहे कोई ना दे। अगर किसी शख्स को वोट नहीं मिला तो वो उसको मोहब्बत दे, प्यार दे, और प्यार देने की बदौलत वो उसके करीब आ सकता है। मिला है आपको नहीं, जो बने मैं उनको कह रहा हूँ, जो चेयरमैन है आपकी टाउन कमेटी का, जी हाँ, यूनियन काउंसिल कोट सुल्तान सिटी का, जी सर, वो तो आपके अपने। बस उसके 1 हफ्ते के बाद क्या हुआ, उनकी सजा मिली कि उन्होंने जानी खान को चेयरमैन मुकर्रर किया। कमेटी के सारे मेंबरान, कमेटी की गाड़ियां, कमेटी का दफ्तर, अब बड़ी मजे की बात है कि दफ्तर भी छीन लिया गया। उनको ये सजा मिली कि अब 3 या 4 या 5 बंदे सिर्फ यूनियन काउंसिल के हवाले से खड़े हुए, कमेटी खत्म कर दी गई। हालांकि आप ये देखें कि एक नोटिफिकेशन है, टाउन कमेटी अमलन काम नहीं कर रही। अमलन क्या, बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। चले, अगर टाउन कमेटी को भी आप ना करें तो वो एक सिटी यूनियन काउंसिल का हक रखती है।
सिटी यूनियन काउंसिल का जो प्रोटोकॉल होगा वो तकरीबन कमेटी के बराबर होगा। अच्छा। लेकिन उसका भी अमला सारा खत्म कर दिया। डीसीओ साहब के पास जाते हैं, डीसीओ साहब कहता है कि बस सर कर देते हैं। वो इज अ वेरी नाइस फेलो। क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि सर हमारे मिनिस्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोट सुल्तान के लोगों ने चूंकि आपको वोट दिया, मिनिस्टर साहब के मुकाबले में आप थे जी, इस वजह से कोट सुल्तान इस वक्त वो जो कोट सुल्तान की शहरी है उसका अजाब भुगत रहे हैं, उसका अजाब भुगत सियासी तौर पर उनको जो है ना वो किया जा रहा है। बिल्कुल सर, मेरी बात सुने। मारिजात साहब हमारे भाई हैं, हमारी उनके साथ कोई मुखालफत सियासी के अलावा नहीं है। जी जी। बात यह है कि आप ये देखें कि 2002-03 से जब ये इलेक्शन हुए जी, उसके बाद कोट सुल्तान में क्या काम किया गया। मारिजात साहब 3 दफा एमपी रहे, 3 दफा के साथ चौथी दफा तो उनकी बेगम मुहतरमा साहबा भी उसमें एमपी रही। तो 4 टेन्योर और 4 फंड्स आपको मिले। उसके लिए आप बताएं कि आप कोट सुल्तान के लिए आपने क्या किया। वो तो गिनवाते जी, कोट सुल्तान में कॉलेज बनाया। हाँ, कॉलेज उन्होंने बनवाया। वो जो स्कूल था गर्ल्स स्कूल, उस पे कब्जा भी हमने करवाया। ठीक है, लंबी लंबी फहरिस्त है ना सर। अच्छा, वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल बना दिया आपका। ये बड़ी बहुत कुछ है उनके वो इसलिए बनाया कि उनका प्रिंसिपल वहां पर अपना लगे, उनका टीचर्स अपनी मर्जी से लगे। अब ये कहानियां बताने की मुझे जरूरत नहीं है और मैं इसको इस प्रोग्राम को पोलिटिसाइज भी ज्यादा नहीं करना चाहता कि अगर कोई प्रिंसिपल, अब दोनों कॉलेजेस की अगर कोई इनकी मर्जी की नौकरी ना लगे, वहां पर प्रिंसिपल साहब मेरे ख्याल से जो उनके बड़े ही मानने वाले हैं, उन्होंने गलती से ना एक बाबे दानिश बना दिया। अच्छा। डिग्री कॉलेज के सामने एक बोर्ड लगाया बाबे दानिश। बाबे दानिश का मतलब है कि बड़े पढ़े लिखे। प्रिंसिपल साहब ने ये समझा कि मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल हूँ तो इसका इफ्तिताह मैं कर दूं, तो उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। अच्छा। इफ्तिताह करने की उनको ये सजा मिली कि ये उनकी बेगम साहबा उधर प्रिंसिपल थी डिग्री कॉलेज में, तो उसका ट्रांसफर वगैरह करने की कोशिश की गई। फिर अब ये देखें दीवार पे मौजूदा प्रिंसिपल जो है डॉक्टर मुजम्मिल साहब की बात कर रहे हैं, ये कोई और है? अब तो वही है ना। हाँ, पहले जो हाँ, उनकी बेगम साहबा भी उधर प्रिंसिपल है। अच्छा। तो अब मजे की बात ये देखें कि जहां पर दीवार पे लिखा हुआ है इनॉग्रेटेड बाय एमपीए, ठीक है, किसको? बाबे दानिश को या उसको। अब दीवार पर ये क्रेज है। आप ये देखें कि तालीम के लिए आप क्या करते हैं और तालीम के लिए आपकी कितनी तगदो है। मैं आज मार साहब के सामने पूरी दुनिया को कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक मैं गया कि 87 में LLB, 89 में BA। वो तो चले ये मतलब ये तालीम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आप रह गए ना सुप्रीम कोर्ट में गए, नहीं उसमें केस हम नहीं आ रहे, सिर्फ वेरिफिकेशन थी। वेरिफिकेशन जो है हेल्थ कमिश्नर उसको सही नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि आप वेरिफिकेशन, आपका कॉज ऑफ एक्शन सर, मगर मैं कह रहा हूँ कि हम इस ये तो फैसला हो गया ना, जी जी, उनकी कंसीडर होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या एमपीए साहब कोट सुल्तान के शहरियों को इस बात की सजा दे रहे हैं? आपका मौक़िफ़ ये है कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया इस इलेक्शन में? बिल्कुल सजा दे रहे हैं और ये बात मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कह रही है। अगर उनके पास अरबाब इक़्तिदार हैं, बहुत कुछ है उनके पास देने का। अब मिसाल के तौर पर बड़ी एक खूबसूरत बात बताऊं आपको। अब ये मिनिस्टर बने कुदरती आफात के। कुदरती आफात की सूरत में एक टैंकर आया, उसने कोट सुल्तान के ऊपर वो गिर गया और कुछ दीवारें वगैरह और कुछ दुकानें वगैरह तबाह हो बर्बाद हो गई। वो क्या था? कुदरती आफात के मिनिस्टर साहब उधर फंड दे सकते हैं ना? मेरी कम इल्मी की बिना पर कुदरती आफत थी ना वो। चलें उनको बेडुसवा शुमाली, बेडुसवा खानवाला, पहाड़पुर थल, पहाड़पुर नशेब, गुज्जी, फुकराला, शाहवाला, बलोच खान, नुरासी, इन मौजों को छोड़ दें जो दरियाई इलाके हैं और उनका वहां पर बहुत ज्यादा जो कुदरती आफत आई। 2010 का सैलाब आया, 2013 का सैलाब आया, अभी भी सैलाब है। अभी मौजा खान वाला में देखें कि वो तबाह बर्बाद हो गई है जमीनें। अभी आप बेट गुजी में जाएं, तबाह बर्बाद हो गई हैं जमीनें। कोट सुल्तान के साथ दरिया आने वाला है। अभी आप बकरी अहमद खान जाएं, बिल्कुल जमीनें बर्बाद हो गई। तो बना रहे हैं कोई सर, वो बन रहा है, वो बिल्कुल बन रहा है वहां पर भी। अब वहां पर भी ये प्रॉब्लम है कि एक दिन अब किसने स्टार्ट किया कि अपना उनका आपस में एमपीए साहब का ना झगड़ा चल रहा है कि इसका ना इफ्तिताह फटी मेरी लगनी चाहिए।
लोगों की देर हो रही है, फिर दरिया आ जाएगा। अभी कितना टाइम रहता है कि सैलाब आने में, आपकी फटियों की लड़ाई हो रही है कि मेरी फटी लगेगी या उसकी फटी लगेगी। ये कहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, कहाँ के एमपीएस हैं? आपको मौका मिला है, आप लोगों की खिदमत करें, ये ना देखें कि वोट आपको कोई दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं कोट सुल्तान को हम जरा फोकस करेंगे। अब कोट सुल्तान की प्रॉब्लम्स हैं क्या, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों इतने परेशान हैं? क्या उनकी पानी की निकासी नहीं हो रही, सीवरेज बंद हो जाता है, या गंदगी? सर सीवरेज तो आप पिछले 2-3 सालों से देखे ना, इस सीवरेज को तो मार साहब ने वहां पर मौके पर आए, लोगों ने कहा कि ये हमारी गलियां वगैरह आप क्यों, हम गुजारा कर रहे हैं अपनी नालियों के, आप सीवरेज ये क्यों आप उखाड़ पिछाड़ कर रहे हैं? तो उन्होंने तकरीबन हर मोहल्ले में लेकर कहा कि जी आप सीवरेज स्टार्ट करने दें और इसके मुताबिक हम आपको सीवरेज दे देंगे। वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस सीवरेज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो सीवरेज उखाड़ पिछाड़ उन्होंने कर दी, बड़े बड़े गटर जो तकरीबन 1-2 फुट के ऊपर गलियों से ऊपर उभरे हुए हैं, वहां पर ये खतरा है कि कोई बच्चा ना गिर जाए। 1-2 वाकयात भी आपके सामने हुए हैं। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब बारिश वगैरह होती है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम होता है तो करंट आ जाता है उनमें। अच्छा, तो 1-2 बच्चे भी इस पे फौत हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप सफाई का जो इंतजाम था, जो हमारी कमेटी यहाँ पर काम कर रही थी, तो उसको मेरी डीसीओ साहब से भी गुजारिश है कि मेरा मेहरबानी वहां सिर्फ सजन खान तंगवानी नहीं बसता, जानी खान नहीं बसता या कोई तंगवानी, हम तो 60 बंदे हैं, 60 अफराद पर है, आप हमारा खाना बंद कर दो। जानी खान ने क्या किया? जानी खान की जो यूनियन काउंसिल थी, जो उसके अरकान हैं, जो बाकायदा चेयरमैन, मैंने जानी खान को बुलाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मेरा कांटेक्ट नहीं। जानी खान ने ये किया, वो क्या कर रहे हैं? जानी खान का ये किया उन्होंने कि आप थाने के साथ, आपको पता है कि यहाँ पर एक दफ्तर था कोट सुल्तान, एक रूरल एक सिटी का, तो रूरल का उन्होंने क्या किया, अब बड़ी एमसी मजाका खेज बात है कि जैसे ही मिनिस्टर साहब बने वहीं पर उन्होंने एक जलसा किया मुबारकबादी का, और वहीं पर ऐलान कर दिया गया कि ये जो दफ्तर है ना, ये कोट सुल्तान रूरल वालों का है। अच्छा, अब कोट सुल्तान रूरल वहीं बनेगी जो दफ्तर होगा। लिया का डीसीओ साहब डीजी खान में तो नहीं बैठेगा ना, उसने अपनी जुरिस्डिक्शन में बैठना है, अपने इलाके में बैठना है, ताकि वहां ठीक वो कर सके। कोट सुल्तान रूरल की यूनियन काउंसिल बंजीरा थल से आगे शुरू होती है। वो पेट्रोल पंप जो चौधरी साहब आनकबल के मारिजाज साहब का जो पेट्रोल पंप है, वहां से स्टार्ट होती है। तो वहां पर उन्होंने थाने के साथ इसको बिठा दिया। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम अगर वहां पर जाकर उनके साथ, वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करें, जो हमारे बस में नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं। आप क्यों लड़ाई झगड़ा करेंगे? ये तो गुफ्तगू है, डायलॉग की बात है ना। डायलॉग नहीं उसकी वो क्या डायलॉग की बात है? एक दफ्तर है किसी का, उसको दफ्तर, मैं यहाँ पर प्रोग्राम करने आया हूँ और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं सराय साहब को गुजारिश करूंगी, सराय साहब आज से ये दफ्तर मेरा ठीक है, तो निकलो, ये तो साउंड मेहरबानी करो। कोट सुल्तान वाला जो यूनियन काउंसिल का दफ्तर था, और कोट सुल्तान में जो एक मरकज बना हुआ था, जी वो सारी, वो जानी खान के पास नहीं है, वो सारा जो है वो किसी और यूनियन काउंसिल के पास। जी, मार सईद अचलाना साहब वहां आकर बैठते हैं, रूरल वालों के पास है। जी। और जो शहर वाले हैं वो कहाँ हैं? वो कहीं नहीं है, गलियों में उन्होंने बड़े बड़े एहतजाज किए हैं कि हमारा दफ्तर तो दे दो। मैंने सुना था कि उन्होंने अपना जो इजलास था वो भी सड़क पर मुनक्किद किया था। सड़क पर मुनक्किद, पहला इजलास जो किया, जो उन्होंने किया था, सड़क पर किया था। असल ये क्यों ऐसा होता है आखिर? हम लोग क्या ये हम मैसेज देना चाह रहे होते हैं कि लोगों को हम परेशानियों में डाल के, क्या हमारी सियासत ये इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाती है कि जब अब लोगों को जो अली करमुल्लाह वजह का इरशाद है कि इक़्तिदार में इंसान बेनकाब होता है। जब ताकत आती है ना, तो ताकत में इंसान, एक जबिलत है इंसान की तबीयत में कि वो अपनी ताकत शो करने की कोशिश करता है, और शो उन पे करता है जो उसके ओपोनेंट्स होते हैं, ताकि दूसरों पर एक रोब और दबदबा कायम किया जाए कि अगर मैं इनके साथ ऐसा करूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये मुखालिफ हैं, ये अपने हकूक नहीं बचा सकते, ये अपनी केयर नहीं कर सकते, ये एक पैगाम देने की कोशिश की जाती है कि जनाब इनको तो मैंने दबा दिया, आप क्या करें? SHO है कोट सुल्तान में, मर्जी का लगेगा, नहीं गया तो तबादला। तो ये चीजें तो हम देखते आ रहे हैं, और इस वजह से वही रिवायती रवैया है ना, जो रिवायत हमारी सियासत की चली रिवायत, वही तो हम देखे ना, वही रिवायत है ना जी। तो क्या आप लोग इस रिवायत से निकल आएंगे अगर आप मुंतखब हो?
हमारी रिवायत आप ये देखें कि हमारी रिवायत कभी भी जुल्म सितम की नहीं हुई। आप ये देखें, आप तो अभी कभी एमपीए बने ही नहीं ना। अगर हम नहीं बने, अगर एमपीए बन जाते हैं तो क्या आप अपने जो मुखालफीन हैं उनको ये मैसेज नहीं देंगे कि हम लोग अब इक़्तिदार में आ गए हैं, अब सीधे हो जाओ, ठीक हो जाओ? सर, हर किसी का एक मैनिफेस्टो होता है जिस पर वो सियासत करता है। सियासत एक इबादत का नाम है और सियासत उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरह सियासत करनी चाहिए। अब आप ये देखें कि हमारे 15 साल हो चुके, हमारे पास इक़्तिदार नहीं आया, रिकॉर्ड पर बात है। अब 15 साल में लोगों को ना हम सड़क, ना पुली, ना रोड, ना नौकरी, ना कोई और काम, इवन के हम उनके कोई कुछ हकूक शायद हम तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके हो थाना पुलिस कचहरी में। फिर भी what is the reason behind that these people are following us and giving us vote? हम अपने बल्दियाती इलेक्शन में भी बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। किस वजह से? कि उनके साथ एक तो हम ब्लफ नहीं करते, उनके साथ झूठ नहीं बोलते, झूठा वादा नहीं करते। ये हमारी एक रिवायत चली आ रही है, हमारे दादा जान, वाले साहब और मैं। और मुझे ये देखें कि अगर आज मैं यहाँ से प्रैक्टिस ना करूं, मैं हाई कोर्ट में चला जाऊं तो वेल एंड गुड, मैं बहुत कुछ कमा सकता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट का इंशाल्लाह मेरा लाइसेंस आने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट का मैं वो हो सकता हूँ। लेकिन मेरे वाले साहब ने मुझे कहा कि आपको मैंने पढ़ाया इसलिए नहीं था कि तुम जाकर नौकरी करो, तुम मेरे यहाँ पर बाजू बनो और लोगों के काम करो। तो मुझे अब 20 साल हो गए सियासत में आए हुए। आई थिंक आई एम द यंगेस्ट पॉलिटिशियन इन लिया जो आज तक मैं इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया, मैंने आज तक कोई इलेक्शन। लेकिन मेरी जितनी खिदमत हैं, बीइंग अ लॉयर, मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनकी जितनी खिदमत हो सकती है। आज भी मैं हाई कोर्ट में जो केस कंटेस्ट किया है, तेजाब केस था, तो उसमें मैंने फीस नहीं ली हुई। अच्छा। तो गरीब लोगों का जितना मेरा किरदार हो सकता है तो वो उसको मैं अदा करता हूँ। सर, ये हमारे यहाँ जो सियासत चल रही है इस वक्त, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, 20 साल से आप माशाल्लाह एक्टिव हैं आप, तो ये जो हमारे यहाँ जो सियासत चल रही है, एक जमाना हुआ करता था कि हम लोग, जैसे अभी आपने मैनिफेस्टो की बात की जी, पार्टी मैनिफेस्टो बताया करती जी जी, हमारा ये मैनिफेस्टो है, ये हम करेंगे, ये करेंगे, ये तरजीहात हैं, ये हम तब्दीली लाएंगे, ये हमारे इलाकाई प्रॉब्लम्स हैं। तो आजकल तो किसी पार्टी से हमें मैनिफेस्टो सुनने को नहीं मिलता। क्या ख्याल है? आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मैं नहीं कहूंगा कि आप पीटीआई से, मुझे नहीं पता कि आप पीटीआई से, हो सकता है कि सचिन खान साहब हो, आप ना हो, लेकिन मुझे नहीं पता जी जी। यानी अभी हम जब उनकी तकारीर को सुनते हैं, भले से वो खान साहब हों, भले से नवाज शरीफ साहब हों, भले से कोई और हो, उनमें मैनिफेस्टो हमें नजर नहीं आता, क्लैश नजर आता, तसादम नजर आता। मैनिफेस्टो पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होता है। मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? मैं आज करता हूँ, आपकी बात से मैं तायद भी करता हूँ, लेकिन उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन के अंदाज से। मॉडिफिकेशन ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसमें अगर कोई शख्स चाहे वो वोट्स लेकर आया हो, एक कानून है ना, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर किस में? लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में, मुकन्नना में और आपके सुप्रीम कोर्ट में, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और ये 3 महकमे होते हैं, इनकी आपस में बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आज खड़े होकर किसी भी जज साहब की, बहुत अच्छा लॉयर हूं मैं, बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन मैं जज साहब को कहूँ, जज साहब आप ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया, तो वहां पर मेरा क्या होना चाहिए कि मेरा लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। क्यों? बेशक मैं अच्छा लॉयर हूँ, मैंने LLM टॉप किया है, मैंने इंग्लिश किया है, मैंने ये किया वो किया, बड़ी तालीम है, मेरे क्लाइंट्स रोने पिट जाए, जनाब इस वकील साहब को जरूर होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो उसकी एक सजा है। मियां नवाज शरीफ साहब, वो एक आपने कहानी सुनी होगी, अपना मुगल शहनशाह अकबर बहुत अच्छा जा रहा था, बड़ी सल्तनत उसने बना ली थी। जब सल्तनत उसने बना ली, फिर उसने हिंदुओं से शादी करनी शुरू कर दी। वो किस सूरत में की? ऐसे नहीं की थी, उसके थे 9 रत्न, आप बेहतर जानते होंगे, 9 रत्न थे उसके। 9 रत्नों ने उसे मिसगाइड करना शुरू कर दिया कि जनाब
ये आप क्या कर रहे हैं, ये राजपूतों से आप जंग ना लड़ो, आप इनके साथ शादी कर लो। उन्होंने कहा हिंदुओं के साथ शादी? नहीं नहीं, हिंदुओं के साथ शादी नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं कर लो, क्या अर्ज है इसमें, क्या है। उसने हिंदू से शादी कर ली। फिर करते करते उसको कहा कि जनाब अब जो है ना, लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सजदा भी करना चाहते हैं। उसने सजदा कराना शुरू कर दिया। फिर उसने दीन इलाही शुरू कर दिया। यही पोजीशन नून लीग की बनी है। मियां नवाज शरीफ साहब इतने बुरे नहीं होंगे जितने उसके 9 रत्न थे, जो आपको रोजाना नजर आते हैं, जो तो इन्हें अदालतें करते फिर रहे हैं। मैं उन 9 रत्न की बात नहीं कर जी, मेरा जो सवाल था ना, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में नहीं था, ना इमरान खान के बारे में। मैं आगे इमरान खान मैं न किसी के बारे में। हाँ हाँ। मैं तमाम सियासी पार्टियों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक जमाना था जब हमें पार्टियों के मुकर्रीन से मैनिफेस्टो सुनने को मिलता था। अवाम को पता होता था कि अगर कासिम खान आएगा तो कासिम खान ने ये करना है, और पीपल्स पार्टी आएगी तो पीपल्स पार्टी ये करना था। हाँ, बिल्कुल था। आज वो मैनिफेस्टो की बजाय क्लैश में आ गए हैं लोग। वो भले इमरान खान साहब हैं और भले नवाज शरीफ साहब। इमरान खान साहब ने क्या कहा, मेरी बात, इमरान खान ने कहा कि करप्शन खत्म की जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेरी वीडियोस भी इस सिलसिले में आई हैं कि करप्शन के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है डिफेक्टिव लीगल सिस्टम। कि एक तो लीगल सिस्टम को ठीक किया जाए ताकि गुनाहगार को सजा मिले और बेकसूर जल्दी छूट जाए। अगर किसी को ये ऐलान करके पता चले कि वो गुनाहगार था, इसने करप्शन की थी, वो पकड़ा गया, उसको सजा मिल गई और वो पकड़ा गया, तो फिर करप्ट लोग आगे एक डिटरेंट पनिशमेंट होगी। लोगों को पता चलेगा कि अगर गलत काम करेंगे तो ये सजा इसके लिए है, उसको मिली है तो मुझे भी मिल सकती है। तो सबसे पहला नारा उनका क्या था, करप्शन का। तो पनामा पेपर्स का केस इमरान खान ने नहीं निकाला, ये तो वैसे निकल आया। या इमरान खान इतना पावरफुल था कि वहां से पनामा पेपर्स लेकर आया, ठीक है। उसके बाद उनको पूरा मौका मिला गया। इमरान खान एक मैनिफेस्टो पर है, एक खास अपने अंदाज से। मैनिफेस्टो तो है ही, सभी जमातों के हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमें मकसद है कि मैं भी पॉलिटिकल वर्क जी बिल्कुल, हमने सुनी है बहुत सी। तो देखिए, अब वो बजाय हम मैनिफेस्टो को बहस करने के, हम वो बातें करते हैं जिससे तनाव पैदा होता है, क्लैश पैदा होता है, गुफ्तगू में सख्ती आती है और लोगों में जनाब एक दूसरे के हाथ पैर चलाने की जरूरत पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होती है कि क्यों ना इसको मार दिया जाए, इसको जनाब शीशा दिखाया जाए। वो मैनिफेस्टो पीछे रह गए शायद। आप देखें ना, कुछ चीजें नहीं लगता नहीं है कि अब अभी मैं अगर ये पूछूं कि जनाब आपका मैनिफेस्टो पीटीआई का क्या है, तो शायद मुझे आपको एक घंटा क्या सिवाय करप्शन और इसके बाकी तो कोई आपको नहीं इल्म होगा कि हमारा तहरीरी मैनिफेस्टो क्या है। तहरीरी मैनिफेस्टो मुझे मालूम है कि हमारा क्या तहरीरी मैनिफेस्टो है। आप ये देखें कि आपकी बात बहुत अच्छी है, पोलाइट है, क्योंकि आप एक झांदीदा सियासी वर्कर भी हैं। आप बड़ी ये चाहते हैं कि मामलात जो है ना वो बड़े पुरसकून चलने चाहिए, ऐसे चाहते हैं ना आप कि सख्त बातें नहीं कहनी चाहिए, गलत बात भी नहीं कहनी चाहिए, किसी को गलत अंदाज से भी नहीं कहना चाहिए। वेल एंड गुड। आप मुझे ये बताएं कि आप कॉम्बैट कर रहे हो, मुकाबला कर रहे हो किसी ऐसे शख्स के पास जो ना फौज को मानता हो। मेरी अर्ज सुने, मैं कोई वर्कर बनकर किसी की बात नहीं कर रहा। आप एक शरीफ बंदे से अगर इमाम मस्जिद से आप मिलेंगे, उसके साथ इख्तलाफ होगा तो बड़ा पुरअमन अंदाज से होगा। अगर आपको अपने इलाके की किसी जगह से आपने मुलाकात करनी हो तो एक शरीफ बंदा उसको क्या कहेगा, उसके लिए कोई जगह ही ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए सख्त बंदा ही ढूंढना पड़ेगा जो उसके अंदाज में उसकी जबान बोले। ठीक हो रहा है ये जो कुछ हो रहा है। नहीं ठीक नहीं हो, गलत भी नहीं हो रहा। आप इस्लाम में क्या चीज है, इस्लाम में कोई बात आपको बुरी लगती है उसके 3 दर्जे हैं कि पहले आप दिल में बुरा माने, दूसरी बात है कि आप जबान के साथ उसे रोके, तीसरा आप तलवार के साथ आए। तो ये एक जिहाद ही है जो मुल्क पाकिस्तान को बनाने के लिए, मुल्क हमारा पाकिस्तान सोने की चिड़िया जिसको कहा गया था, यहाँ बहुत सारे वसाइल है। अंजुम सराई साहब, आप बेहतर जानते हैं कि इस मुल्क में कितने ज्यादा वसाइल हैं। मैं एक चीज मैंने खुद सोची, आप सारे दोस्त भी मेरे साथ इस चीज को मानोगे कि पाकिस्तान पिछले 70 साल में 35 साल तो इनके पास रहा। सही। आगे अभी भी ये कहते हैं कि हम जो है ना
मौका मिला तो हम इनकलाब लाएंगे, मौका मिला तो हम चेंज लाएंगे, वो पता नहीं चेंज कब आएगी। पाकिस्तान के वसाइल इतने अहम हैं। अब मिसाल के तौर पर सिर्फ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का एक साल का जो वहां इनकम आती है, जो मोटरवे पर हम जाते हैं, जो 200-200 रुपया एक गाड़ी का भरते हैं, तो मेरा ख्याल है इसी से ही बजट पाकिस्तान का बन जाएगा। महकमा जंगलात को अगर सही तरीके से चला दिया जाए तो ये 2 महकमे पाकिस्तान का बजट तैयार कर सकती हैं। आगे तो बाकी चीजें छोड़ें, तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? ये मोबाइल आपने लिया, इसमें 100 रुपए का बैलेंस डलवाया, ठीक है, उस बैलेंस में आपके पास 25 रुपए गए, किधर गया? हुकूमत के पास गया, चाहे वो कोई भी हुकूमत है। वो हमारे पैसे कहाँ जाते हैं? ये मैंने कपड़े पैंट कोट पहनी हुई है, एक GLI XLI गाड़ी आती है जो 22 लाख की आती है, जिस पर मैन्युफैक्चर होती है सिर्फ 5-7 लाख रुपया, जिसमें 15-16 लाख रुपया हुकूमत को टैक्स जाता है एक गाड़ी का। 5 लाख की टैक्स हम 15 लाख देते हैं जी। अच्छा, उस पर तकरीबन 12-15 लाख रुपए के लमसम में एक XLI GLI का हम टैक्स देते हैं। पेट्रोल जो अभी हमें 45 रुपए में मिलना चाहिए था, वो 80 रुपए में मिल रहा है, वो भी टैक्स किया। ये टैक्स कहाँ जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत है, हमें ऐसे वर्कर्स, ऐसे लोगों को तब्दीली के सूरत में लाना होगा जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को बचा सके। आपने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजार ली, आपके बच्चे माशाल्लाह, अब आपके लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्र है कि आपके बेटे मेजर फैजान साहब, मैं उनके पास सवात में गया था, कितनी जान जोखों की जिंदगी गुजार रहे हैं वो लोग, और उनके साथ लड़ने वाले कौन है? वो भी कहने में मुसलमान। कहाँ सवात और इस्लामाबाद में कितना फर्क है? थोड़ा सा फर्क है कि अगर सवात तक तालिबान आ गए थे तो इस्लामाबाद भी खत्म होने वाला था। तो अब नहीं आए ना, नहीं आए ना। उसका मुकाबला किसने किया? इन्होंने तो नहीं किया, फौज ने किया ना। तो फौज के ये हालात है, हमें फौज के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। फौज के साथ तो फौज है, कौम है, पूरी कौम फौज के साथ है। वो उंगली वाला इशारा